अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। शरीफ खानदान को झटका, लंदन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। टैक्स केस में हसन नवाज दिवालिया करार, बरतानवी सरकारी गैजेट ने पोल खोल दिया। हसन नवाज का दिवालियापन, वजह आखिर क्या, माली मुश्किलात या टैक्स ना देना, असल कहानी क्या है। जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आलमी लॉबिंग तेज। 20 से ज्यादा बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने खान की रिहाई के लिए बरतानवी वजीर खारजा को पाकिस्तान पर दबाव के लिए खत लिख दिया। बानी पीटीआई का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का जवाब। मामला आखिर क्या है। इसके अलावा पीआईए नीलामी में नाकामी क्यों हुई, वफाकी वजीर निचकारी अलीम खान ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया। एफबीआर का टैक्स छूट देने से इनकार, वजीर निचकारी ने इदारों के अदम तावन पर लब खोल दिए। कंसल्टेंट करोड़ों लेकर मतलूबा नताइज दिलाने में नाकाम। सिविल एविएशन कमेटी में आज के अहम इंकशाफात। और सेनेट आईटी कमेटी को वजीर मुमलिकत ने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। चेयरपर्सन कमेटी का मामला वजीर आजम के साथ उठाने का ऐलान। वीपीएन गैर शरई मामला सेनेट कमेटी जा पहुंचा। चेयरमैन पीटीए ने वीपीएन बंदिश से इनकार कर दिया। आईटी कमेटी के अहम मामलात का आंखों देखा अहवाल हम जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। क्लासरा साहब, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हों, ये जो लंदन में डेवलपमेंट हुई है और एक ख़त लिखा गया था, उसका जवाब फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया, उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही। उन्होंने कहा मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल खदशा नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर उन्होंने खदशे का इजहार किया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस किस्म का जवाब? बड़ी खबर ये है कि मेरा ख्याल पहली कोई हुकूमत है पूरी दुनिया में, खान साहब के जिस तरह के तल्लुकात पूरी दुनिया से, पहली हुकूमत है ब्रिटेन जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके कोई बात की है खान साहब के हक में की है। ना अमेरिकन ने कभी की, ना यूरोपियंस ने की, ना मिडल ईस्ट ने की, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, ना यूके ने की। और यूके वो मुल्क है जहाँ खान साहब 3.5 साल वजीर आजम रहे और ये दौरे पे ही नहीं गए थे। ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिन्होंने 3.5 साल में यूके का दौरा नहीं किया। 2 दफ़ा तय हुआ दौरा जो है उन्होंने आखिरी टाइम पे उन्होंने कैंसिल किया। हिसाब किताब में नहीं फिट हुआ, आई डोंट नो। बहरहाल वो नहीं गए थे। फॉरेन ऑफिस के दोस्तों ने 2-3 ने ये कंफर्म किया था यूके इनसे बड़ा शदीद नाराज है। लेकिन नए इलेक्शन है, नए लोग हैं, तो नई इंतजामिया फिर अपने तरीके से देखती है। ऐसे यूक्रेन वार में आपको पता होगा कि खान साहब वहाँ पे उस रशिया में मौजूद थे, पुतिन साहब के साथ 2-2.5 घंटे लगा रहे थे। वो उनकी यूरोप की वार है, आपको पता है, उस पर पूरा यूरोप नाराज था, इवन यूके भी नाराज था। तो लिहाजा ये खान साहब को कहीं से कोई वो क्या ठंडी हवा नहीं आ रही। सऊदीज के साथ फटे, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, यूएई, कतर, नहीं मैनी कंट्री, वो खान साहब जिसके साथ। और इस वजह से इनको मुश्किलात हो रही थी कि पीटीए जितना इनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हो रही हैं, या इन्होंने जवाबन जो उनके साथ लड़ाई मार कुटे फटे चल रहा था, तो दुनिया ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दी, उसमें दिखाई। हालांकि ये आप देखें, अदरवाइज बेनज़ीर भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में अमेरिकन भी इन्वॉल्व हुए थे, सऊदीज भी हुए थे, ब्रिटेन भी हुआ था, उन्होंने भी डील्स करवाई थी। लेकिन खान साहब का जो अभी सबसे बड़ा मसला था, जो मुझे कुछ अब हल होता नजर आ रहा है, कोई फार्मूला, कोई मेरा ख्याल है कोई ब्रिटेन जो है ना इनके साथ कोई डिस्कशन कर रहा है, तो शायद कोई रास्ता निकले उसी तरीके का जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब और जनरल मुशर्रफ साहब का 2006 में। और ये किन लोगों ने निकाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। उस वक्त कंडोलीज़ा राइस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वहाँ पर, उन्होंने मिलकर उस मार्क रॉयल ये ग्रांट थे, यहाँ हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, ब्रिटेन के वेरी टॉप डिप्लोमेट्स, उन्होंने एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कराई थी, जो बाद में उसका पूरा कच्चा चट्टा जो है कंडोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में, अपनी उन मेमोर्स में उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे हमने डील करवाई थी। तो उसी तरह से मिलती जुलती चीज़ें जो हैं, मुझे जो लग रहा है कि उनका जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बात की है वो बड़ी खुल के बात की है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। इससे पहले कि वो फार्मूला हम देखें कि क्या फार्मूला हो सकता है कि उसी तरह की गारंटीज। असल खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि गारंटर कोई नहीं है। क्या यूके गारंटी देने को तैयार है? सवाल ये है कि अब कुछ थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो सकती है कि यूके के दरमियान पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, फौज या हमारी हुकूमत के दरमियान कोई रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंडोलीज़ा राइस ने या मार्क रॉयल ग्रांट ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, उन्होंने गारंटीज दी थी जनरल मुशर्रफ को, या उन नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी थी उस वक्त के जो किंग थे सऊदी अरब के अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने दी थी। तो क्या यूके इस वक्त खान साहब की कोई गारंटी देगा, या वो कहेगा नहीं इनको छोड़ दें और फिर खान साहब और उनके हामी जो हैं वो पाकिस्तान में जैसे ये पहले हो रहा था उसी तरह की चीज़ें। बट नो, इट्स वेरी ऑब्वियस, और ये बड़ी मेरे हार्टनिंग चीज़ होगी ये पीटीआई के लोगों के लिए कि पहली दफ़ा दुनिया के 215 मुल्कों में से खान साहब के तल्लुकात जो बने हुए थे, एक मुल्क उनके हक में बोला है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रॉब्लम हो रहे हैं, दीगर चीज़ें। एक साइड पर तो उन्होंने ये कहा है, साथ में
उन्होंने कहा हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मीन जो इनका ये हाई कमीशन है यहाँ पे, वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि खान साहब के हालात वाक़यात, अदालतें या प्रोसेस या मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं। और अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई है, जिससे ब्रिटेन ने अगर ये ओपनली अपने लेटर में जो उन्होंने लिखा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, जिससे मुझे ये लगता है फौज मिलिट्री ट्रायल ये नहीं करेगी, वो महज इनका त्राह निकाल देती है हर दफ़ा। हफ्ते बाद कोई ना कोई खबर लग जाएगी खान साहब को मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा, खान साहब भी पैनिक में आ जाते हैं, उनके फॉलोअर्स भी, टीवी पे भी, फिर उसको ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। तो लगता ही है कि हफ्ते 15 दिन बाद वो उसका मिलिट्री ये ट्रायल का उनको दिखा के ना, एक ड्रावा दे के वो खान साहब का और इनकी पार्टी को ज़रा मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ा सा वो करती रहती है, इनको परेशान करती रहती है। तो अब वो लगता है कि वो मसला जो है किसी हद तक वो ब्रिटेन अगर ये कह रहे जी हाँ कि हमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उनका ख्याल है कि खान साहब को मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। और इससे पहले अगर थोड़ा सा जाएं, ये पहली दफ़ा रेस्क्यू नहीं कर रहे ये यूके वाले, इन्होंने पहले भी किया था, इन्होंने सीक्रेटली किया था, अब ओपनली किया है। अच्छा। वो इन्होंने इनको किया था, बेल आउट किया था, जब यहाँ पे आपको याद है ये खान साहब ने 1971 वाली एक वीडियो बना के ट्वीट की थी, जिस पे इन्होंने कैबिनेट में लेकर गए थे कि हम इसको पीटीआई को बैन भी करेंगे और ये खान साहब पे हम बगावत का पर्चा भी करेंगे। बकायदा पार्लियामेंट में आई थी, कैबिनेट की आपको याद होगा, बिल शील बन गए थे। उस वक्त भी सोर्सेज ये कहते हैं ब्रिटेन ने यहाँ हुकूमत पाकिस्तान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को रोका था कि खान साहब को भी आपने इनको सेडिशन चार्जेस नहीं लगाने और पार्टी बैन भी नहीं करनी, और उसके बाद यकदम खामोशी हो गई थी। नोट करें, हालांकि पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई थी, बिल बन गया था, कुछ हुआ नहीं, इसलिए नहीं हुआ था कि बिल बन गया था, कैबिनेट अप्रूवल दे दी थी, पार्लियामेंट में पेश होने थी, रेजोल्यूशन वगैरह हो गई थी। रीजन क्या थी कि ब्रिटेन ने पीछे से बैठ के इनको वो किया था, रोका था कि ये काम नहीं करना, बिल्कुल खामोशी हो गई थी। अब नवाज शरीफ साहब, इनकी फैमिली के इतने स्टेक्स हैं, इवन जरदारी साहब के भी, कि ब्रिटेन को ना नहीं कर सकते कि जनाब कि हमने, क्योंकि रहना वहीं पे, जदादें वहीं है, बच्चे वहीं है, सारा कुछ तो उनका वहीं है। एक और चीज़ बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है कि यहाँ मशहूर है, इसको इस लतीफ़ा कह लें, हिकायत कह लें, कि अमेरिकन ने जब भी कोई डल्टी काम लेना हो ना पाकिस्तान से, मतलब बहुत सारे होते हैं हुकूमतों के, तो ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन ने उनको कहा हुआ है कि जब आपने पाकिस्तान की कोई काम लेना हो हमें बताया करें। अच्छा, ब्रिटेन का जो लेने का स्टाइल है ना पाकिस्तान से काम का, वो बड़ा खूबसूरत है। अमेरिकन से बड़ी सीधा आके टक्कर मारते हैं ना, जैसे उसने मेरा रिचर्ड आर्मिटेज ने जनरल मुशर्रफ को कॉल की थी कि भाई साहब, या उनका कॉरन पॉल की कहते हैं कि उन्होंने की थी 9/11 के बाद कि हमें अड्डे दे दें, अब नहीं देंगे तो वी विल बम यू टू अगर बैक टू, वो उसमें मेरा ख्याल है वो क्या कहता है, केज, सारी जो उन्होंने कहा था कि हम आपको हशर नशर आपका कर देंगे या उसको केव एज में ले जाएंगे, तो वो ओपनली करते हैं, थ्रेट करते हैं, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जो अमेरिकन स्टाइल डायरेक्ट थ्रेट सीधा। ये नहीं करते, ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करते। और ये ब्रिटेन हमेशा बताता है अमेरिका, भाई साहब हमने 150-200 साल रूल किया, ये हमारी कॉलोनी रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन भी कॉलोनी रहे हैं वैसे इसकी, ब्रिटेन की, वो भी लोगों को पता होना चाहिए। लिहाजा हमें पता है कि हमने कहाँ किस किस को कैसे करना है, ये काम हमें दें। बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ की डील करानी थी, तो भी उसमें जैसे मैंने कहा हाई कमिश्नर जो थे इस ब्रिटेन के, उन्हें लाया गया था। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जो बात की है, इससे कोई थोड़ी सी उम्मीद उनको पैदा हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान भी बड़ी केयरफुल होगी कि एक ब्रिटेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते फॉर मैनी रीजन। लेकिन साथ में उन्होंने एक और भी काम किया इसमें, जो लेटर लिखा है उन्होंने और सेक्रेटरी साहब ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने, जो मेरा ख्याल तवज्जो नहीं की बहुत सारे लोगों की उस पर, उनके फॉरेन सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ के जो FCO के जो हैं, उन्होंने कहा जनाब कि जो यहाँ पे ये 26वीं ये तरमीम हुई है, ये पार्लियामेंट ने की है, लिहाजा जो अदालती रिफॉर्म्स हुई हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मानी है। सो वो हुकूमत को भी मानते हैं, जिसको इमरान खान साहब नहीं मानते, इनकी पार्टी नहीं मानती, रिगिंग, धांधली, वो धांधली वगैरह वाली चीज़ें उस तरीके की उन्होंने मेंशन नहीं की। जैसे कि US के उन सेनेटर या कांग्रेसमैन का बड़ा सख्त लेटर जो अभी 15 नवंबर वाला है, वो एक अलहदा कहानी है। यहाँ पे इन्होंने इस हुकूमत को भी मानता है, मतलब UK हुकूमत को भी मानता है, वो पार्लियामेंट को भी मानता है, वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म भी मानता है, और सबसे बढ़कर वो 26वीं तरमीम को भी मानता है, जो उन्होंने कहा है कि ना ये पाकिस्तान का इंटरनल जुडिशल मैटर है, हम इसमें तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो कंसर्न्स हैं फर्दर ह्यूमन राइट्स की हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हैं, खान साहब को जेल में रखा हुआ है, मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, इन पे हमारी कंसर्न्स हैं और हम उनके साथ राब्ते में। इधर से उन्होंने PTI को खुश कर दिया कि हम आपके साथ हैं और नहीं होने देंगे मिलिट्री ट्रायल। साथ में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी खुश कर दिया है कि भाई साहब कोर्ट्स के मामलात आपके, भाई साहब आपने 26 से वो तरमीम की है ना, आपने अदालत का आगे पीछे जो करना था कर लिया, जुडिशल कमीशन बना लिया आपने, वहाँ में 2 आप सुप्रीम कोर्ट बना ली, 2 अदालतें बना ली, नहीं बन गई, दीगर बन गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी पार्लियामेंट है, आप जाने अदालतें जाने।
और खान साहब पर उनको शिकायत ही है कि जनाब 26 तरमीम के जरिए इन्होंने पूरा जुडिशल प्रोसेस को उड़ा के रख दिया, पूरी की पूरी आपने कोर्ट्स उड़ा दिए, आपने उनको टूथलेस कर दिया। सो अल्लाह के फजल से उन्होंने दोनों को खुश कर दिया। तो ये बताए ना कि कितना प्रेशर जो है वो डाल सकती है इस किस्म की स्टेटमेंट्स अगर वहाँ के फॉरेन ऑफिस से आई हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हमारी नजरें हैं, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो कितना प्रेशर जो है वो लेगी यहाँ की गवर्नमेंट? आप ये जहन में रखें, ये मतलब अभी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब ये मोर ओवर कर रही है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हमारी हुकूमत कर रही है। जितना एक मुझे याद है कि हमारे साथ ये फवाद चौधरी साहब थे, क्लिप भी पड़ा हुआ किसी वक्त दिखाएंगे, तो वो हमारे साथ थे। मेरे ख्याल 23 या 22 अप्रैल का था जब हुकूमत खान साहब के टूटे हुए ना कोई 10 दिन हुए थे। 11 को गए, 22 को हमने अपने शो में लिया था, GTV पे थे। तो चौधरी साहब उस वक्त बिल्कुल आपको पता, चौधरी साहब बीइंग ए मैवरिक, वो अच्छी खासी धमकियां तड़ियां दे रहे थे, जैसे पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनको कहा, मैं कि सर जी आपको लगता नहीं है कि जानबूझ के आपको थोड़ी सी स्पेस दी जा रही है कि एक दिन आपकी बहुत बड़ी वारदात डालें और वो नीचे से क्लीन खींच लें? वही कुछ हुआ 9 में, वही कुछ हुआ कि वो देते गए स्पेस, देते गए। सो मैं ये समझता हूँ कि वही एस्टेब्लिशमेंट को काम नहीं करना चाहिए कि आप भी उसी तरीके का दबाव, जैसे खान साहब ने अपना 11 अप्रैल से लेके 9 मई तक के दरमियान उन्होंने कहा कि मुझे रोकने वाली कोई नहीं है। सॉरी टू अल्टीमेटली दे डिड ए डैमेज लास्टली। मुझे पता है कि वो साथ हमारे, एक सेकंड, तो उस पे अभी भी मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जितना दबा रही है ना चीज़ों को, लोगों को दबा रही है, वो पार्टियों को दबा रही है, वो इंटरनेट को दबा रहे हैं, VPN पे चले गए हैं, सामने खुल के आ रहे हैं, इनको भी उसी तरह का नुकसान हो सकता है। जैसे इमरान खान साहब ने ये 11 अप्रैल से लेकर 9 मई के दरमियान उन्होंने भी नहीं ख्याल किया था कि जनाब कि मैंने कितनी पावर कहाँ तक यूज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी उसी कोर्स पे जा रही है, कोई बड़ा अपना नुकसान ना कर बैठे। किसी स्टेज पे इनको भी वो कहते हैं ना स्टैंड डाउन, इनको इतना ज़्यादा जाके चीज़ों को मैनेज करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इनको खुद नुकसान होगा, आपकी अपनी पूरी यूथ को होगा, ओवरऑल सोसाइटी को होगा। सो स्टैंड डाउन, जो मतलब मेरा मिलिट्री की टर्म है, जरा स्टैंड डाउन। आई होप आपका मशवरा जो है वो उन तक पहुंच जाए। इस वक्त मुर्तज़ा अली शाह साहब जो हैं वो लंदन से हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मुर्तज़ा। मुर्तज़ा ज़रा बताइएगा, हसन नवाज के जो बैंक्रप्सी वाला केस है उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या एग्जैक्टली केस है और क्या ये उसी तरह है जैसे अमेरिका में तो बहुत कॉमन है कि अपनी लाइबिलिटीज से जान छुड़ाने के लिए आप बैंक्रप्सी जो है वो फाइल कर देते हैं क्योंकि इन द एंड आपको पेमेंट ना करनी पड़े। सो इट्स वेरी कॉमन देयर, इज इट दैट? क्या केस है, प्लीज़ बताइएगा ज़रा। जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल जो लाइबिलिटीज से जो जान छुड़ाने का केस है। मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ कि ये टैक्स इवेजन का केस है। टैक्स इवेजन नहीं है। टैक्स इवेजन अगर हो तो टैक्स इवेजन में आपको क्राउन प्रोसिक्यूशन आपको प्रोसिक्यूट करती है और आपको जेल जाना पड़ता है। ये है सिविल केस है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, जो कंपनी लाइबिलिटी है, बल्कि इसमें जो हसन नवाज है, जो पर्सनल उनकी लाइबिलिटी है, ये वो उनकी कंपनीज के ऊपर जो था उसमें अपने आप को उन्होंने बैंकरप्ट उन्होंने डिक्लेयर करवाया। और अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं जी प्लीज, तो ये जब हसन नवाज, अच्छा बैकग्राउंड से पहले मुर्तज़ा, ये मैं सॉरी आपकी बात कर, अमाउंट कितनी है जिस पे उन्होंने बैंकरप्सी अब डिक्लेयर किया, कितनी अमाउंट पेएबल थी सर? वो जरा अमाउंट सामने नहीं आ रही, अगर मैंने कोई मिस किया है कहीं पे, अमाउंट कितनी थी? अभी तक नहीं सामने आ रही, लेकिन मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जल्दी आपको मैं वो वाला भी पूरा जो केस फैक्ट्स हैं एग्जैक्टली इन पेनीज एंड पाउंड्स में आपको बता दूंगा सर। लेकिन जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये मिलियंस में है, क्योंकि अच्छा एक कॉमन अगर मिलियंस ऑफ पाउंड में है, मिलियन ऑफ पाउंड में, मिलियंस ऑफ पाउंड में अगर ये 1-1.5 मिलियन का काम होता तो इतनी पेमेंट वो आसानी से कर लेते। ये एक्यूमुलेट हुई में बहुत ज्यादा पैसे, आई वुड इमेजिन कि ये समथिंग अराउंड 10 मिलियन या उससे ज्यादा की हो सकती है। अच्छा। हसन नवाज की या शरीफ फैमिली के वक्त का बंदा इससे कम पे कभी अपने नाम के ऊपर बैंकरप्सी ना लेता। और बैंकरप्सी भी यहाँ पे जैसे आपने पहले कहा कि ये जिस तरह अमेरिका में जो लाइबिलिटीज से जान छुड़ाने के लिए किया जाता है, एग्जैक्टली ये डिटो कॉपी है यहाँ पर भी होती है, वेस्टर्न यूरोप में और इन ममालिक में भी उसी तरह होता है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि 6 ईयर्स तक के लिए आपका जो बैंक अकाउंट में आप पैसे नहीं रख सकते, 6 ईयर्स के लिए आप कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकते, और है ये सिविल केस 6 साल के बाद आपको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे और भी बहुत सारे कवानीन आ रहे हैं इस हवाले से, हुकूमत इन लूप होल्स को वो स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन बहरहाल जो बैंकरप्सी जो सिंपल टर्म्स में वही लोग लेते हैं जो जिनके ऊपर यहाँ अच्छा एक और तरीका है कि बहुत सारे लोग जो केसेस हार जाते हैं
डेफामेशन केसेस आ जाते हैं, वो कंपनी की बैंकरप्सी दे देते हैं और कंपनी में ओबीएसटी को डायरेक्टर होता है, वो अपने नाम के ऊपर। मुर्तजा, आपने पाकिस्तान में ऐसे कई केसेस हुए हैं, कुछ चैनल ने ये कुछ किया जो आप बता रहे हैं ना, एक कंपनी को डिक्लेयर कर दिया बैंकरप्ट और दूसरी खोल के फिर अपनी, माजी में होती रही हैं चीज़ें, फेयर इनफ। लेकिन जरा ये हमें इसका ये बताइए कि केस जो है अप्रैल का है, अगर मैंने ठीक पढ़ा है, अप्रैल का केस अब हमारे सामने आ रहा है, नंबर 1 कि ये मतलब 5-6 महीने अगर किसी को पता नहीं चला, खबर आप सामने आई है। दूसरा ये है कि आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनके हसन नवाज से, उनकी फैमिली से? साफ ज़रा आप मिलते रहते हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट आप उनसे वर्जन भी लेते हैं, वर्जन लेने की आपने कोशिश नहीं की कि क्यों बैंकरप्सी डिक्लेयर की है और कितने पैसे हैं, या क्या इतनी कैलकुलेशन की होगी ऑफ कोर्स उन्होंने, जो आप 6 साल वाली बता रहे हैं? कोई रब्ता नहीं हुआ आपका उनसे? सर, मैंने उसी वक्त उनको अपना वो क्वेश्चन लिख के भेज दिए थे जब हमारे स्टोरी कल सबसे पहले जो जियो पे चली थी उससे पहले, लेकिन उनका जवाब ये आया कि वो ट्रैवल में है और वो इस हवाले से रब्ता करेंगे, और अभी तक उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्जन तो ऑब्वियसली ऐसे केस है, मतलब बंदा क्या वो इंटरव्यू देंगे, वो तो बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि हुआ क्या, और वो जो गजट है, ऑफिशियल गजट है, उस पर खबर आ गई। जो अच्छा, ये खबर तो वही वाली बात अप्रैल की स्टोरी थी, मतलब वो थी, वो लेटर था या गजट था, तो अब आया आप तक, मतलब आप खबर पर बाज़वा होती है, खबर बहुत बढ़िया, नो डाउट, तो लेकिन ये थोड़ी सी 5-6 महीने मतलब है उन्होंने छुपाए रखी, छुप गई, या रिपोर्टर्स को नहीं पता चला? जहां तक खुलासा था, मुझे जरूर पता था कि उनका जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, रोल्स बिल्डिंग है, वहां पे कोई केस चल रहा है, लेकिन केस की एग्जैक्ट नेचर क्या थी ये नहीं पता चल सकी थी, इसलिए कि यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ मामला वो कोर्ट कचहरी में ही होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये क्या इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएगा, फ्रैंकली भी किसी को नहीं पता था। ये मुझे जरूर किसी ने इन्फॉर्म किया था कि हसन नवाज का जो टैक्स लायबिलिटीज के हवाले से कोई केस है, लेकिन ये केसेस तो ये भी मुझे बताया गया था कि ये जो कोविड के बाद, जब कोविड आया था उस वक्त हसन नवाज का बिजनेस था, उसने सफर किया था, ब्रेक्सिट था, फिर कोविड था, फिर हसन नवाज के अपने हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज चल रहे थे, यहाँ तक तो जनरल नॉलेज था, लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि वो इवेंचुअली मतलब अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, आपको मुर्तजा याद होगा, आप स्टोरी फॉलो करते रहे, हम भी यहाँ से करते रहे, कि जब ये एवन फील्ड फ्लैट्स का मामला आया था तो उस वक्त भी हसन नवाज के इंटरव्यू ने प्रॉब्लम पैदा किए थे। इफ़ यू रिमेंबर, BBC के साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था मुझे रेंट पे रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, पहले बयान थे शायद हमारी प्रॉपर्टी है। उस वक्त भी मेरा ख्याल है हसन नवाज का जो इंटरव्यू था तो वही वो शरीफ फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक बना था। फिर उनका एक अपने आप को डिक्लेयर करना बैंकरप्ट, अनदर एक स्कैंडल आएगा शरीफ फैमिली पे, इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इनकी बिजनेस इंटेग्रिटी पे। देखिए ये वाला तो मैं समझता हूँ कि देखें वो तो उस वक्त जो उन्होंने वर्जन दिया था, देखें वो उन्होंने लीगली ठीक कहा था कि वो रेंट पे रह रहे हैं। होता ये है कि यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उन्होंने देखे उनके घर यूके में है, उन्होंने उनको रजिस्टर करवाया है, वो ऑफशोर में वो कंपनी से कंपनी को लीज किया हुआ है, फिर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक ही बंदे ने पाकिस्तान में तो आम आदमी नहीं समझता ना सर, ये तो लीगैलिटीज हैं, ये तो कवर है ना, लेयर्स हैं डिफरेंट, वो जो ऑफशोर होती हैं, फिर आम आदमी तो सीधा समझता है ना कि देखे अपने घर में रह रहे हैं और कहते हैं हम किराए पे रह रहे हैं। आम आदमी तो ये समझते हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली वो तो आज भी लोग वही पूछते हैं। लेकिन जहां पे देखें अपने नाम के ऊपर बैंकरप्सी ले लेना, ये बहुत बड़ा स्टेप है, और खास तौर पे उस वक्त जब पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, मतलब आप वहां पे प्राइम मिनिस्टर आपकी चाचा है, आपके वालिद एक्चुअली डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर भी है, मामलात मुल्क के चला रहे, और आप मतलब अगर तो नाम के ऊपर आप बैंकरप्सी ले रहे हैं, तो ये बहुत ही दो बातें, एक तो बहुत ही लेट बैक अप्रोच है, और दूसरा ये पॉलिटिकली मतलब इमेज के हवाले से डेवस्टेटिंग है। अच्छा, आपने हमें क्योंकि लेट ज्वाइन किया था, जो आपका टाइम हम थोड़ा सा खुद खा गए, तो पूछना तो चाहेंगे लास्टली थोड़ा सा अगर कोई बताएं कि अभी जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो लेटर लिखे अपने MPs को जवाब दिया, उसमें उसको कैसे देखते हैं कि पहली दफ़ा कोई मुल्क है यूरोप में हो या पूरी दुनिया में, फर्स्ट कंट्री जिनके फॉरेन सेक्रेटरी इमरान खान साहब के हवाले से अपनी उन सपोर्ट का भी उन्होंने इंडिया दिया है, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बात किया, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हों, इलेक्शन वगैरह दीगर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं कि यूके की पॉलिसी में चेंज आ रहा है? माजी की जो हुकूमतें थीं उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी खान साहब में, ये न्यू जो उनकी आई है लेबर पार्टी आई है, तो इनकी अप्रोच में चेंज है, खान साहब की तरफ सिंपैथेटिक है ये, और कुछ कर पाएंगे, रिहा करवा लेंगे? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, ये वो जो खत है, मैंने वो
इसके ऊपर स्टोरी भी की है। ये जो देखें उससे दो बातें वो कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन नहीं आई कि मिलिट्री ट्रायल होगा। अच्छा, तो एक और बात है कि यहाँ पे ये कि बरतानवी हुकूमत का फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे जवाब देना यस ये सक्सेस है। ये किसी मुल्क ने एक्चुअली हुकूमत के लेवल पे जवाब दिया नहीं, जो कि पहला मुल्क है। दूसरा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मिलिट्री ट्रायल की इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा पूरा लेटर ये है, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। मुर्तज़ा में एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, खान साहब को तो 1.5 साल तो से ज़्यादा जेल में हो गया है। अब तक की जो उनकी हुकूमतें थी, इवन यहाँ का जो उनका स्टाफ था डिप्लोमेटिक, वो मतलब जाके मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन कभी ओपनली उन्होंने नहीं किया था। FCO ने कभी इस पर बात नहीं की थी। ये फर्स्ट टाइम है कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है और बड़ा खुल के बात की है, स्पेशली मिलिट्री ट्रायल पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ों पे। सो इस पॉलिसी चेंज तो है। पहले वो बैकडोर चैनल से वो अप्रोच कर रहे थे हुकूमत को या फौज को, अब की दफा तो डायरेक्ट बात की है उन्होंने। सर इट्स अ बिग चेंज। देखिए 20 इन्फ्लुएंशियल एमपी से उन्होंने खत लिखा, ये खत अरेंज करवाया जुल्फिकार बुखारी ने, और ऑब्वियसली जो एमपीज इन्वॉल्व है उसमें जो करंटली जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ से उन पर प्रेशर था। ऑब्वियसली उन्होंने पूरी एक एफर्ट लगाई और उसका जवाब इस हद तक उन्होंने जरूर जो फॉरेन सेक्रेटरी को एंगेज करवाया। तो पहले हुकूमत तो अब के मुकाबले में डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देना ही इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जवाब जरूर देते हैं और कभी कभार वो इससे बहुत ज्यादा माइल्ड जवाब भी दे सकते थे, लेकिन इस हद में उन्होंने ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान फॉलो अप लेते रहेंगे। लगता है पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की खबरें लंदन में है, आपसे हम फॉलो अप लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, वेरी काइंड। थैंक यू मुर्तजा फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अहम स्टोरीज अब डिस्कस करेंगे क्लास्टर साहब से, जो कि आज कमेटी मीटिंग्स में जो है वो मौजूद थे, जहां पे PIA की निजकारी के हवाले से भी बात हुई और इसके अलावा VPN की जो बंदिश है उस हवाले से भी बात हुई। तो क्लास्टर साहब से जानेंगे क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद थे, क्या माहौल था। क्लास्टर साहब, सबसे पहले PIA पे बात कर लेते हैं। वापस से निजकारी की जो है वो उम्मीदें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि एक नए तरीके से जो है वो बोली लगाई जाएगी, और इसमें कुछ वजूहात जो हैं वो अलीम खान साहब ने सामने रखी कि किस वजह से ये फेल हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी वजूहात थी जो उन्होंने सामने रखी, फेल हो गई, और क्या माहौल था ओवरऑल कमेटी? 2 घंटे की मीटिंग थी वहाँ पे और ये प्राइवेटाइजेशन पे थी, और सेनेटर तलाल चौधरी साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। एक तो अफसोस हुआ कि इतना अहम टॉपिक है PIA का, पूरी आपकी नेशनल कैरियर है, पूरा मुल्क इन्वॉल्व था। एक स्कैंडलाइज चीज़ हुई कि जनाब PIA नहीं बिक रही, फिर बिकने पे आई तो मतलब 10 रुपए की कीमत लगी। पूरे मुल्क को अफसोस हुआ। अफसोस अगर नहीं हुआ तो सेनेटर्स को नहीं हुआ कि जनाब के 10 सेनेटर इसके मेंबर हैं, सिर्फ वहाँ पे 3 लोग थे जो आए हुए थे, 3 लोग थे, बाकी आए ही नहीं है, 7 नहीं थे। 7 लोगों को परवाह नहीं है जनाब के, वो मेंबर बन गए हैं कमेटी के, और इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन में ब्रीफिंग हो रही है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरीज आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे। बाज़ वो मिनिस्टर नहीं आते तो यही सारे सेनेटर नाराज हो जाते हैं, वो छत को जा लगते हैं कि सेक्रेटरी नहीं आ रहे। जो कि मैं दूसरी मीटिंग का बताऊंगा जहाँ पे जो आज थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी, जिसमें परवेश खान साहबा जो हैं वो चेयरमैन है कमेटी के, वहाँ पे वजीर साहबा भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है एक साइड पे, और वो उन पे वो बरस पड़े जो बरसना पड़ चाहिए था। यहाँ पे आपके सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे और अलीम खान साहब भी आए, तो सेनेटर नहीं है, और बड़ी देर तक कोरम नहीं पूरा हो रहा था। अच्छा, तलाल चौधरी साहब बैठे थे और साथ में 2 और सेनेटर थे, फिर एक आए, वो तीसरे आए, तो फिर मीटिंग हुई। तो ये आपको सीरियसनेस बता रहा हूँ, इस मुल्क का दर्द हमारे यहाँ कितना, फिर कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ जाती। कमिंग टू द पॉइंट, अलीम खान साहब को मैं को तीसरी चौथी दफ़ा सुन रहा हूँ मैं उसमें, ये कमेटीज़ की मीटिंग में, नेशनल असम्बली की भी निजकारी में आई थी जिसको फ़रूख सितार साहब हेड करते हैं, वहाँ पे भी एक दफ़ा ब्रीफिंग सुनी, अब मैंने फिर सुनी है। एक चीज़ की उनको दाद देनी पड़ेगी एज ए जर्नलिस्ट कि वो ना ब्लंट बात करते हैं, सीधे स्ट्रेट। वो स्टेट शूटर जो होता है ना, वो डिप्लोमेटिकली वो ये नहीं देखते यार सहाफ़ी बैठे हुए हैं, यार ये खबर निकल जाएगी, या जनाब इनको बाहर भेज दें। ये बहुत से रोने धोने हम सुनते होते हैं, अक्सर वजीर सेक्रेटरी रोना धोना शुरू कर देते हैं, वो नहीं जी हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग देंगे, और निकलता कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ चूहे वाला हिसाब होता है बाद में, क्योंकि खबर भी नहीं होती उसमें। सो वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, वो खुली खुली बात करते। आज भी उन्होंने खुली खुली बातें की हैं, मसलन उन्होंने 2-4 बातें की, नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ले लेता हूँ कि उनका इशारा किस तरफ था, वो इसको डिनाई करना चाहते हैं, उनकी मर्जी, इतनी स्पेस होनी चाहिए। उन्होंने जनाब कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही थी कि मैंने ये PIA को नहीं बेच सका, वो कर सका, नहीं बिक सकी। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है
कि मेरे आने से पहले पिछले साल निगरान हुकूमतों के दौर में नवंबर में ये प्लान बन गया था और फवाद सनफा नाम उन्होंने नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ। तो जनाब मेरे से पहले जो ये फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, जब मैं वजीर बन के आया तो मुझे कहा कि आपने इनको नहीं छेड़ना, आपने हाथ नहीं लगाना पीआईए को, जो पहले से फ्रेम बने हुए हैं उन्हीं फ्रेम को लेकर चलना है। सो मेरा काम बेचना था, मैंने बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी। मेरा काम पीए को चलाना नहीं था, इसको प्रॉफिटेबल करके नहीं बेचना था। इट वाजंट माय जॉब कि मैं पीए को चलाऊं। लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं चलाने में नाकाम रहा हूं। तो मैंने बेचने की कोशिश उसी फ्रेमवर्क की जो फवाद छोड़ के गए थे। फवाद साहब क्या छोड़ के गए थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इट रेजेस वेरी सीरियस क्वेश्चंस ऑन फवाद साहब की। अपनी जात पे सवाल उठाते हैं जो वो उठा रहे थे नाम लिया बगैर, लेकिन पता है हमें कि वही इस मामले को देख रहे थे निगरान हुकूमत को। उन्होंने कहा जनाब कि एक तो इन्हें कंसल्टेंट भर्ती किया गया था, 2 बिलियन रुपीस जिसकी फीस थी, 1.95 बिलियन टू बी एग्जैक्ट जो फीस थी उसको देनी थी। अच्छा, तो उसके प्रोसेस से इतनी इस वक्त मिलेगी, इतनी इस वक्त मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी फीस वो साहब ले गए हैं। और उनकी बनाए हुए फ्रेमवर्क पे, उनकी बनाए हुए उस पे प्रोजेक्ट कहें या उनके फिजिबिलिटी कहें, वट एक भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया। ये उनकी थी जिसको 2 बिलियन रुपीस आपने दिए या दे रहे थे, और ये वो फ्रेमवर्क था जो फवाद साहब ने तैयार करके दिया था कि वो भी नहीं आ रहा। नंबर 1 जो बड़ा काम के फवाद ने जिस पे क्वेश्चन रेज किए, उन्होंने मैं नहीं समझ सका कि ये उन्होंने कैसे काम नहीं लिया। मैं फिर कह रहा हूं मैं ले रहा हूं। फवाद साहब क्योंकि वही मिनिस्टर थे, वही फ्रेमवर्क तैयार करवा रहे थे। उन्होंने जनाब के यहाँ पे 830 या 800 बिलियन रुपीस का खसारा था पीएए का। इसमें से इन्होंने एक अलहदा कंपनी बना ली कि 600 बिलियन उठा के उसमें पार्क कर दिया कि ताकि पीएए उससे निकल जाए। एक और कंपनी है उसका हम देखते रहेंगे, कंपनी उन्होंने एक अलहदा कर दी थी। हाँ। लेकिन साथ में नेगेटिव इक्विटी दिखा दी पीएए में 48 या 50 बिलियन रुपीस की। अगर जहन में 40-50 अरब की, और उसकी बुनियाद पे 2 चीज़ों की वजह से पीए नहीं बिक सकी, जो मुझे समझ आई अलीम खान साहब की गुफ्तगू से। एक ये था कि जनाब यहाँ 40-50 अरब रुपए की नेगेटिव आपने इक्विटी दिखाई है, पीए भी खसारे में अभी भी है 40-50 अरब की, जो कि नया बायर आएगा उसको देनी पड़ेगी, उसको लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही थी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जनाब के इस एफबीआर जो है इसके जो तैयारे थे जहाज थे, उससे उनके हवाले से जो 18% जीएसटी बनता था कोई मेरे को 26 या 30 बिलियन रुपीज़ के करीब, वो भी एफबीआर उस पर तैयार नहीं हो रही थी। तो जो बायर थे, जो बिडर थे, और जेन्युइन बात थी, उन्होंने भी माना, कमेटी मेंबरान ने भी माना, वो बड़ी जेन्युइन बात थी कि भाई साहब आप अगर 40-50 बिलियन हमारे उसमें खाते में डाल रहे हैं तो फिर हम क्यों लें, आते ही उसको नुकसान में उठाएं। प्लस आप एफबीआर जो है वो जीएसटी छोड़ने को तैयार नहीं, दुनिया की किसी एयरलाइन को जीएसटी नहीं देने पड़ते, यहाँ पे है। ये 2 डिमांड थी जो उन्होंने की। अब उनका एक और सवाल था, उन्होंने कहा मैं ये हैरान हूं कि अगर आपने 600 बिलियन रुपीज एक कंपनी में डाल दिए घाटे के, तो आपने 40 अरब रुपया वो नहीं क्यों डाल दिया? भाई 640 अरब कर लेते, आप 650 अरब कर लेते, आप 670 कर लेते, 600 तो कर ही चुके हैं। तो फवाद को ये जवाब देना चाहिए भाई साहब को, बड़े शायर हैं, अदीब हैं माशाल्लाह, बड़े उनकी कदर की जाती है हमारे यहाँ जनाब के, बड़े मलंग और दरवेश टाइप हैं। दरवेश साहब से पूछना चाहिए भैया 600 बिलियन रुपीज जो आपने पार कर दिया, तो आपने ऊपर वाले ये पैसे थे इसके जीएसटी वाले बन रहे थे, या साथ में जो उनकी वो नेगेटिव इक्विटी डाली, मतलब उनका ये था। अलीम खान साहब ने कहा, ये मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं आफ्टर लिसनिंग द प्रोसीडिंग, कि भाई साहब पीए ना बिकने की वजह जानबूझ के काम किए गए ताकि पीए ना बिक सके, ये कहीं पे ना जा सके। प्लस उन्होंने कहा जनाब कि मैंने पूरे इदारों से तामुल लेने की बड़ी कोशिश की, एफबीआर को मैंने मिन्नतें की, तरले की कि भाई साहब मेहरबानी फरमाए जीएसटी माफ कर दें, ना करें ताकि हम पीए बेच सकें। उन्होंने कहा मेरे साथ किसी ने तामुल नहीं किया, अलीम खान साहब ने कहा, ना हुकूमत के पास मैं लेके गया, कैबिनेट को बताया, किसी ने मेरे साथ इन 2 मामलात पे तामुल नहीं किया कि जनाब नेगेटिव इक्विटी 40-50 अरब है वो निकालें, जीएसटी जो 18-20 अरब है या मेरा 25 अरब है वो निकालें, तो पीए बिक सकती थी, अच्छी प्राइस पे जा सकती थी। तो उस पर तलाल चौधरी साहब ने बड़ा अच्छी बात की। वहां अलीम खान साहब खुदा का खौफ करें, आप इतने तगड़े वजीर हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, आपकी तो हम समझते हैं कि यू हैव ए वॉइस, ये कैसे हो सकता है? और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा आप कह रहे हैं मैं हुकूमत के पास गया, मैं हुकूमत तो आप हैं, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द मिनिस्टर, और आप एक उन्होंने लफ्ज यूज कर तगड़े वजीर हैं, तो आपसे भी ये काम नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब मुझसे नहीं हुआ। हाँ, एक बड़ा उन्होंने मीनिंगफुल बात की अलीम खान साहब ने, वही वाली स्टेट बात की। उन्होंने जनाब एक हद तक मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ एट ए सर्टेन पॉइंट, उससे मैं आगे आपको चीज़ें नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। एक और भी उन्होंने मेरा ख्याल मोहम्मद जुबैर की तरफ इशारा था, अब जाते जाते सबकी बताते जाते हैं। उन्होंने कहा एक जनाब कोई साबिक वजीर साहब हैं जो निजकारी के खुद भी वजीर रहे हैं, तो वो आजकल टीवी पे आते जाते बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब कि हम बेच रहे थे फलां, ये 2015 की बात है मेरा ख्याल है, हम बेच रहे थे, ये था तैयारी, तो वहाँ के बेच देते।
ठीक। अगर सब कुछ तैयार पड़ा था तो उसके बाद 600 अरब जब 500 अरब तो बाद में नुकसान हुआ तो बेच देते आप उस वक्त कर लेते। उन्होंने बल्कि कहा कि उनको बुलाएं, उन्होंने भी कहा, मेरा ख्याल तलाल चौधरी साहब ने, कि इनको बुला लें और इनसे ब्रीफिंग ले लें कि क्या तैयारी थी, क्या हो। सो जुबैर आज 2-4 लोग उसमें उन्होंने रोस्ट किए हैं अलीम खान साहब। हम कोशिश करेंगे कि हम भी ले लें उनको और उनसे पूछें। ले लेंगे। फवाद नफाज साहब को रोस्ट किया उन्होंने, उसके बाद FBR को रोस्ट किया है, फिर उन्होंने जुबैर साहब को रोस्ट किया है, अपनी हुकूमत को रोस्ट किया है। सो आज अलीम खान साहब वाज ऑन फायर। उन्होंने कोई फायर होल्ड नहीं किया। जो सामने आता है कि वो कहते हैं, इंग्लिश की एक बड़ी खूबसूरत कोट है कि बाद लोग होते हैं ना, दे डोंट टेक प्रिजनर्स। ठीक है, उन्होंने आज वही काम किया। हालांकि बहुत सारी बातें हैं रह गई हैं, ये पूरा देखें, ये 10 पेजेस के मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट जिस पे आवाम रो रही है वो VPN वाली बात है, तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, इंटरनेट स्लो कर दिया, एक्स बैन कर दिया, VPN पे अब आ गया है कि ये गैर शरई है और गैर कानूनी है, जबकि राना सना मैं कल ही देख रही थी, बैठ के कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कि आपको कोई गुनाह नहीं होगा और आपको जो है वो कोई सज़ा नहीं होगी, तो आप VPN जो है वो आप यूज़ करते रहें। आज कमेटी मीटिंग थी, क्या वहाँ पे रियलाइजेशन है कि एक शख्स और एक पार्टी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क? मेरा तो ये ख्याल है, आज ये कमेटी का इजलास है इंफॉर्मेशन ये टेक्नोलॉजी का, जिसकी परवेश खान साहबा जो हैं सेनेटर जो हैं वो उसकी चेयरमैन है। मस्त है, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई। मेरे लिए बड़ी वहाँ लर्निंग थी। 3-4 घंटे में बैठा रहा हूँ। पहले मैंने सुबह को टाइम ये PI वाले 2 घंटे लगे हैं, शाम को 3 घंटे, खैर वो लेकर स्वयं अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकर टाइम आपका 3 मिनट है। कल हम इसको लेकर जाएंगे, बल्कि उनसे परवेश खान साहबा से मैंने मदद करनी थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी शो में लेना था, कल हम उनको लेंगे। तो मैंने एक चीज़ का देखा, हमारे सेनेटर्स बड़े तैयार होकर आते हैं, मतलब डॉक्टर हुमायूं, उसमें मेमन साहब हो गए, फिर ये कामरान मुर्तज़ा साहब हो गए, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हो गए, डॉक्टर ये हो गए, ये अफनान हो गए, वो जो उसमें ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं वो हो गए। और तो इन्होंने बड़ी वहाँ खूबसूरत एक बहस हुई है। और जो मुझे अफसोस हुआ है, इस VPN पे तो सारे बोले हैं, सब ने बड़ा किया है, कामरान मुर्तज़ा साहब हूँ, ये पलवशा खुद हूँ, और ये बाकी जैसे मैंने कहा कि बाकी लोगों ने सेनेटर्स ने। अफसोस ये होता है, ये जो इलेक्टेड लोग हैं, मतलब इस वक्त जो इसकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मेरा ख्याल है उनका नाम शाहजा फातिमा ख्वाजा, ये ख्वाजा साहबा जो हैं, वो नहीं आती कमेटी में, इजलास में शरीक नहीं होते। सेक्रेटरी साहब नहीं आते, बल्कि सेक्रेटरी साहब की अपने अपॉइंटमेंट पे बड़े खौफनाक सवालात उठाए गए आज। अच्छा। मतलब वो जो है बैचलर पास हैं, और उनके मुकाबले में जो ये PhD लोग आए थे, इन्होंने इस दफ़ा ना कंट्रैक्ट पे रखा है सेक्रेटरी को, बाहर से लेकर आए हैं, तो उसका ये पता चला कि वो खुद बैचलर है, उनके मुकाबले में 3 PhD थे, उनको नहीं रखा गया, बैचलर को रखा गया है। इसी तरह का टेलर मेड बनाया गया, ऐड बनाते हैं ना कि अपने बंदे को आपने एडजस्ट करो। तो बड़ी खौफनाक बहस हुई है वहाँ पे अच्छी खासी देर। अच्छा। कि आपने कैसे इन लोगों को 15 उम्मीदवार थे, 19-20 एक ही उनकी वो थे, उनका एक्सपीरियंस थे, तो आपने कैसे एक बैचलर को उठा के इधर लगा दिया। VPN पे खासी बहस हुई है, इंटरनेट पे सारी बहस हुई है सारी चीज़ों की। लेकिन सवाल ये है कि मिनिस्टर साहबा क्यों नहीं आ रहे? फिर आप कल को रोते हैं कि पार्लियामेंट वीक होगी, पार्लियामेंट को सीरियस क्यों नहीं लेता। आप आए, जवाब दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, ये सेनेट है। फिर आप मजाक उड़ाते हैं, जी अमेरिकन को देखें वो बड़े स्ट्रॉन्ग सेनेटर्स हैं, को देखें कांग्रेस में, आप इनको स्ट्रॉन्ग करके देखें। सो यहाँ पे शाहजा फातिमा साहबा का ना आना और अपने आप को सबमिट बिफोर ये कमेटी ना करना, आप अपने हाउस की, अपनी पार्लियामेंट की खुद ही इंसल्ट कर लें। दूसरी बात ये है, जो आज वहाँ पे फ्रीलांसर्स की बात हुई, दीगर लोगों के, वो कोई प्रिपेयर नहीं थे, ना कोई मतलब लीगल उनका कंसल्टेंट को किसी चीज़ का पता था जो मिनिस्ट्री के आए थे, ना उनके टेक्निकल एक्सपर्ट को कोई पता था। उनसे ज़्यादा पता तो सेनेटर्स को था। बड़ी मतलब मायूस कुन कारकर्दगी थी ये मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की। इसमें हम ज़रूर बात इसको फॉलो करते रहेंगे, इसको कल हम लेंगे, तो अदरवाइज बहुत कुछ कहने को। लेकिन सवाल वही है कि छोटे से फायदे के लिए ना इस मुल्क को दाव पर न लगे, जो मुझे लग रहा है ना, अब छोटे से फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी को करने के लिए PTI को आप बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जो मुझे आज एहसास हुआ है कमेटी मीटिंग के बाद। हम इस पर कल बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यू न्यूज़।